गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज चार या पांच टॉपिक कह लीजिए, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। ये जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे, एकदम गारंटी है इसकी। ध्यान से देखेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे ध्यान देंगे थोड़ा सा, पहला हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। क्या देखेंगे? रेजिस्टेंस। पहला क्या रहेगा? रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम ये 10th में काफी महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या देखेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा कंडक्टेंस। क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 टॉपिक इसमें आ गया, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पांचों टॉपिक क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सबको डिफाइन भी करना है, सबका डायमेंशन भी निकालना है, यूनिट भी निकालना है, और क्या होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, और जो बात मैं बोलूं उस पर केयर कीजिएगा और उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, जो कि एकदम अगर टफ पूछेगा तो एकदम छोटा छोटा बात पूछेगा, लेकिन वो अंदर गहराई से पूछेगा। मतलब होता है ना कि टफ पूछ रहा है लेकिन छोटा बात है, लेकिन बच्चे ध्यान रखते नहीं है। तो जितनी बात मैं इस वीडियो में भी बोलूं आप लोग को, उन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान ना रहे तो उसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस होता क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिरोध स्पष्ट हो रहा है, रुकावट पैदा करने वाला। नाम से क्या पता चला है? रुकावट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? रुकावट, है ना। अब जो रुकावट पैदा करेगा तो किसके लिए रुकावट पैदा करेगा? तो वो रुकावट पैदा करेगा किसके लिए? तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उसको जाने से यह रोकेगा। कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस रोकेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको जाने से क्या करता है? रोकता है ना। आपको तो नहीं रोक सकता, हमको भी नहीं रोक सकता, तो रोकेगा किसको? इसका काम यही है, इलेक्ट्रिक करंट को हम जाने नहीं देंगे। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का दुश्मन कौन है? तो रेजिस्टेंस है। कौन दुश्मन है? रेजिस्टेंस दुश्मन है। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यानी विद्युत धारा का दुश्मन कौन है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस क्या है? विद्युत धारा का दुश्मन है, इसको जाने नहीं देता है। ये बोलता है मेरे रास्ते से जाओगे तुमको मैं जाने नहीं दूंगा, तुम कोई और रास्ता चुन लो, लेकिन मैं अपने रास्ते से होकर, मतलब मैं अपने खुद से होकर तुमको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा क्या हो? दुश्मन हो। क्या है? दुश्मन है। तो सिंपली समझ में आ रहा है आप लोगों को बात कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। और अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में, प्रवाहित मतलब कि फ्लो होने में विरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विरोध उत्पन्न करता है, उसको जाने नहीं देता है। बस इतना ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को जो जाने नहीं देगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। इस प्रकार से आपको समझ में आ रही होगी कि प्रतिरोध वैसा पदार्थ है जो किसी कंडक्टर में, क्योंकि विद्युत धारा फ्लो कहाँ होगा? चालक में ही ना। विद्युत धारा बहता क्या है? चालक में। जैसे मान लिया जाए ये चालक है, ये क्या है? चालक है, यानी वायर है या कुछ है, ये आपका हो गया चालक। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। क्या फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रिक करंट एकदम आसानी से फ्लो हो रहा था, लेकिन मैंने इसके बीच डाल दिया क्या? रेजिस्टेंस। क्या डाल दिया?
मान लीजिए यहाँ पे है रेसिस्टेंस, क्या है ये रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही प्रतिरोध मैंने इसमें डाला तो ये जो करंट फ्लो हो रहा था इसको फ्लो होने नहीं देगा, इसको बस यहाँ पे जाके सब ये खा जाएगा, मतलब समझिए तो एक प्रकार से रोक देगा इसको, ऐसा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि सर जी अगर करंट का पावर बहुत ज्यादा रहेगा तब तो फ्लो होगा, तो सही बात वहां पे है। अगर रेसिस्टेंस का पावर कम है, रेसिस्टेंस का शक्ति ज्यादा है, करंट का शक्ति ज्यादा है, रेसिस्टेंस का शक्ति कम है, तो क्या करेगा इसको तोड़ते हुए निकल जाएगा, मतलब कुछ तो ये खा जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ये भी होता है। यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तब तो करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, मतलब होगा आसानी से, लेकिन कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा कम जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा। तो रेजिस्टेंस लिख के आप लोग थोड़ा डैश दे लेंगे और उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए थोड़ा सा। प्रतिरोध वह पदार्थ है जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है विरोध करता है। इतना समझ रहे हैं, लिख लिए। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, किससे करते हैं आर से। हो गया। एक डेफिनेशन में और निकालता हूं, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था ओम का नियम, याद कीजिए क्लास 10th में पढ़े होंगे, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा था ओम का नियम। जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं ओम के नियम के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा ओम का नियम समझाऊंगा कि ओम का नियम क्या होता है, क्योंकि क्लास 10th में काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ओम का नियम या ओम के नियम से वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा v इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, क्या होता है v इक्वल टू आई आर, क्या होता है v इक्वल टू आई आर। यहां से अगर r का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा v बाय आई, क्या होगा v बाय आई, समझ में आ रहा है। v इक्वल टू क्या होता है आई आर, यहां से r का वैल्यू निकालना क्या होगा v बाय आई। अब यहां पे ध्यान देंगे एक डेफिनेशन यहां से और आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, पोटेंशियल है ना, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं। विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब देखिए सिंस एकदम ध्यान से समझना है, R इक्वल टू क्या है V बाय आई, यही ना है, तो V का यूनिट क्या होता है वोल्ट, I का क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, तो यहां से हम बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट होगा। लेकिन प्रतिरोध का एक यूनिट आपने पढ़ा था ओम, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने ओम, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है ओम, OHM ओम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, जिसको उल्टा लोटा कहा जाता है। ऐसे को पढ़ा जाता है ओमेगा, क्या पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा, क्या पढ़ते हैं ओमेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बुआ बता इसको क्या पढ़ते हो तो बोलेंगे ओमेगा, इसको हम लोग बोलते क्या ओम, तो इसका यूनिट ओम भी होता है, क्या होता है ओम। तो 1 ओम बराबर हम बोल सकते हैं कितना हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये भी तो बोल सकते हैं ना, 1 ओम इक्वल टू कितना होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब यहाँ पे इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकाला जाए तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सिंस R इक्वल टू क्या है V बाय आई, यही ना है, तो V का फॉर्मूला याद कीजिए, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जल्दी से बोलिएगा सर V इक्वल टू होता है W बाय Q, जिनको याद होगा तो पता है W बाय क्या होता है Q। चलिए फटाफट लिख दीजिए V इक्वल टू W बाय Q, अब बट्टे में क्या है I, पलटेगा W बट्टे Q इंटू आई, यही ना होगा। अब W का डायमेंशन किसी को याद है वर्क का कार्य का डायमेंशन, काम का डायमेंशन नहीं याद है F इंटू डी होता है, अब तो बोल दीजिए कुछ दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा सर IT होता है, तो चलिए यहाँ पे IT लिख देंगे, यहाँ पे I है। F का फॉर्मूला क्या होता है MLT माइनस 2, D का क्या होता है L I2 T, ये होगा। चलिए तो M L सॉरी L कितना हो जाएगा L2, T माइनस 2 है, ये T ऊपर आता माइनस होगा तो T पर कितना हो जाएगा -3, I2 है ऊपर आता क्या I माइनस 2, कोई दिक्कत। ये आपका आ गया डायमेंशन, किसका
रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपसे पूछेगा तो ये होगा। और कहीं कहीं क्या होगा ना वो, अरे ये जो आई आप देख रहे हो ना, ये जो आई आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ए देगा, क्या देगा, ए देगा। कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी के बगल में ML2T-3, और ये जो आई है ना यहाँ पे कभी कभी ए आपको मिल जाएगा। तो आई ए सेम है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ए फॉर एम्पियर, तो कभी कभी आई कभी कभी ए दोनों मिला के देता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको आप लोग क्या कीजिए, पहले यहाँ से ओम के नियम से लिखते हुए यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग रेजिस्टेंस को समझ लिए है ना। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस पे। किससे बात करते हैं, कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस क्या होता है, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या आपका, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस का क्या होता है, वो इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसे जनरली हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। किसे करते हैं, कैपिटल जी से। किसे करते हैं, कैपिटल जी से। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। याद रखना है, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है ना, यहां से आप बोल सकते हो 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। क्या होता है, 1/r। अब बोलिएगा सर 1/r होता है तो इसका यूनिट अभी आपने बताया था ओम। क्या बताया था, ओम। ये ना बताया था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस कैसे मतलब ओम यानी ओमेगा। ये ऊपर क्या होगा, ओम पर -1, ठीक होगा। इसी को लिख सकते हो OH M पर -1, इसी को लिख सकते हैं MHO मोह, उल्टा लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं सीमेन S, है ना। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब यूनिट किसका होता है, कंडक्टेंस का होता है। किसका होता है, कंडक्टेंस का होता है। किसका होता है, कंडक्टेंस का होता है। यानी हम बोल सकते हैं, अगर इसे डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशन रुपए निकाल लीजिए। सिंस G इक्वल टू क्या है, 1/r। r का डायमेंशन मैंने भी निकाल के दिया था आप लोगों को, है ना। 1/r, r का डायमेंशन m, l2 है ना, t-3 और i-2। अब ये ऊपर जाएगा तो m पर क्या जाएगा -1, l पर क्या जाएगा -2, t हो जाएगा 3, i हो जाएगा 2 प्लस में। यानी कि कंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना है आप लोग को, तो कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो कंडक्टेंस का आसानी से निकल जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का उल्टा। एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, सॉरी नहीं होने देता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है। जब कंडक्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो होने देगा। एक प्रॉपर्टी है जो बोलता है नहीं जाने देंगे, एक प्रॉपर्टी जो बोलता है नहीं आइए जल्दी जल्दी आइए। तो कंडक्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है, आने वाला, आने देता है। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को। रेजिस्टेंस क्या कहता है, उधर रहो, आना नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, जब ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर इसका देखो अभी मैंने क्या बताया, सिंस G इक्वल टू क्या 1/r, अगर क्रॉस गुना यहां से करें तो G इंटू R इक्वल टू कितना होगा 1। G इंटू R इक्वल टू कितना होगा 1। काफी इंपोर्टेंट बात यहाँ पे हो गया कि सर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को गुना कर देते क्या आता है, तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। यानी कि कंडक्टेंस ठीक है इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। यानी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, इतना समझ आ रहा है ना, कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो रहा है। तो देखिए रेजिस्टेंस जाने नहीं देता है, कंडक्टेंस जाने देता है। कंडक्टेंस क्या करेगा, जाने देगा। इसको हम लोग सॉरी ये तो समझ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल या एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल इसका कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस निकालने के लिए देगा तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि किसी कंडक्टर में 220 वोल्ट या मान लीजिए 2 एम्पियर तथा 110 वोल्ट का विभव दिया गया तो इसका प्रतिरोध तथा कंडक्टेंस क्या होगा। इसका प्रतिरोध और कंडक्टेंस क्या होगा, है ना। इसका प्रतिरोध और कंडक्टेंस क्या होगा।
यानी कि चालकता मतलब प्रतिरोध और चालकता क्या होगा, चालकता बोलते हैं। तो I का मान दे रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। V बराबर दे रहा है 110 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम क्या जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, यहाँ से R का मान निकालने के लिए बहुआ तो बहुत आसानी है, R बराबर क्या होगा V बाय I, इन होगा। V का वैल्यू क्या है आपका 110, I का वैल्यू क्या है 2, 2 से भाग करेंगे आएगा 55 यानी कि 55 ओम, ये ना आएगा। अब क्या पूछा है, G भी तो पूछा है ना, कंडक्टेंस भी तो पूछा है। तो कंडक्टेंस अगर आपको निकालना है G इक्वल टू क्या होता है 1 बाय R, तो 1 बटे R का वैल्यू कितना है 55, यानी 55 पर सॉरी 55, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है। चलिए अब आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया किसी कंडक्टर का है ना, सेकेंड क्वेश्चन है करंट जो से पास किया गया है, मतलब किसी चालक में 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है, जिसका प्रतिरोध जो है ना, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। कितना ओम है 10 ओम है। तो बोलेगा तो V तथा G का मान बताएं। V और G का मान मतलब कि विभवांतर और G का मान मतलब कि कंडक्टेंस जो है वह कितना होगा। तो ध्यान देंगे I का मान कितना है 3 एम्पीयर, कितना है 3 एम्पीयर। R का मान कितना है 10 ओम, कितना ओम है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछ क्या है V, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। I का मान 3 गुने में 10, 10 से कितना होगा 30 वोल्ट। G का मान पूछेगा G इक्वल टू कितना, तो 1 बाय R था, 1 बाय R। R का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है 10, 10 यानी 0.1 पर ओम, चाहे सीमेन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया, दो टॉपिक अभी समझाया आप लोगों को, एक रेजिस्टेंस समझाया, एक कंडक्टेंस समझाया। रेजिस्टेंस क्या करता है, एक ही करंट को जाने से रोकता है। कंडक्टेंस क्या बोलता है, नहीं जाओ, जितना आना है उतना, है ना, ये मदद करता है और ये क्या करता है, विरोध करता है। ये दो टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो ओम होता है या वोल्ट पर एम्पियर होता है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेन होता है, पर ओम होता है, महो होता है, ओम इनवर्स होता है, ठीक है। इतना में कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस से, बात करते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे तो सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है इसमें, है ना, जितना मैं 4 टॉपिक लिया हूं, ये 4 टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इसको मैं रहने देता हूं, इससे जरूरत पड़ेगा आप लोगों को डायमेंशन जैसे मैं बताऊंगा ना सबका, तो वो आएगा, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ देता हूं, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो पहले बात करते हैं अब हम लोग लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम, काफी महत्वपूर्ण। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम। देखिए प्रतिरोध का 4 नियम है कुल मिला के। कितने नियम है, 4 नियम है। प्रतिरोध मतलब यह कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करते हैं तो प्रतिरोध सब में होता है, हम में, आप में, सब में। क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं होता तो बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर। तो सिल्वर का प्रतिरोध बहुत कम होता जरूर है, लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है ना। प्रतिरोध जो होता है नहीं जिसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर, अति चालक जिसको बोलते हैं। जो सुपर कंडक्टर होता है ना उसका प्रतिरोध नगण्य माना गया है, 9 के बराबर, है ना। लेकिन वो अलग तरीका से बनाया जाता है, वो स्पेशल केस है, उसको तैयार किया जाता है। दुनिया में कोई पदार्थ सुपर कंडक्टर होता नहीं है, लेकिन सुपर कंडक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया में जितना पदार्थ है वो जितना भी है, सोना चांदी, तो दुनिया में जितना पदार्थ होता है कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ऐसा दुनिया का कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध कुछ नहीं होता है। बस एक सुपर कंडक्टर है, अति चालक, है ना, जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है, कुछ नहीं होता है। उसमें जितना करंट देंगे ना उतना करंट आपको मिलेगा। लेकिन उसका जितना आपके घर में तांबा का तार लगा हुआ है, एल्युमिनियम का लगा हुआ है, चाहे जिस चीज का लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध होता है। और इसी प्रतिरोध के कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, मतलब विद्युत धारा का औष्णीय प्रभाव। हम लोग पढ़ेंगे आगे, उस पर भी डिस्कस होगा विद्युत धारा का औष्णीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। इसी कारण तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसी कारण कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी लग जाता है। लेकिन प्रतिरोध पूरे का प्रतिरोध इतना खतरनाक है, तो खतरनाक है तो फायदेमंद भी है। ऐसा नहीं कि खाली खतरनाक है, इससे फायदा भी होता है। कोई कोई जो डिवाइस बनता है, डिवाइस में देखते हो ना, जैसे कि स्टेबलाइजर वगैरह होता है, इन्वर्टर होता है, तो ज्यादा वोल्टेज आता है तो अपने आप ऑटो कट हो जाता है। तो वो सब कमाल किसका है, रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जितना एक्स्ट्रा करंट उसके पास जाता है ना वो अपने अंदर खींच लेता है ना। जैसे आपके घर में अगर स्टेबलाइजर लगा होगा या इन्वर्टर लगा होगा तो उसमें फिक्स होता है 220 वोल्टेज देना या 225 देना,
उससे 40 तो नहीं देगा, 40 देगा तो आपका जितना डिवाइस लगा सब उड़ जाएगा, क्योंकि डिवाइस जो जनरली होता है, जो टीवी पंखा वगैरह उस सबका जनरली 220 वोल्ट पे होता है, या किसी किसी का 230 भी होता है ना, लेकिन जनरली कितना होता है 220 वोल्ट उसको चाहिए। ज़्यादा मिलेगा 250 मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। मतलब उसका जितना डिवाइस है उस क्षमता से ज़्यादा आपने उसको वोल्टेज दे दिया है जो सहन नहीं कर पाया। मतलब तो खाने का माने 2 रोटी खा लोगे 10 रोटी तो अनपच तो होगा ना बुआरे, वही बात तो वहाँ पे है ना। चाहिए उसको 220 वोल्ट, हम दे रहे हैं 250 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है कि खत्म हो जाएगा, जल जाएगा वो। तो वही बात है, रेजिस्टेंस अच्छा भी है, रेजिस्टेंस खराब भी है, दोनों काम वो करता है। तो जैसे आप उसका यूज कीजिए। तो आप बात करते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम क्या होता है ना। तो प्रतिरोध का नियम कहता है, तो प्रतिरोध का नियम क्या कहता है कि किसी भी पहला पॉइंट पे हम बात करें, जैसे पहले एक फिगर में थोड़ा सा मान लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई चालक है, क्या है, ये कोई कंडक्टर है यानी कि चालक है, ठीक है। इस चालक की लंबाई मान लीजिए कितनी है, एल है, कितनी लंबाई है, एल है, चालक की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है ना। इसका जो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लेता हूँ ए है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए। इसका जो करंट है, मैं इसमें करंट दे रहा हूँ, फ्लो हो रहा है करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट मैं इसमें दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या मान लीजिए, एल है, करंट मैंने दिया है आई एम्पियर, कितना दिया है, आई एम्पियर। कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये तार है, ये क्या है, तार है, कोई कंडक्टर है, तार मानो कंडक्टर मानो कुछ ही मानो, ये कंडक्टर है, ये इसका लंबाई हो है ना। और ये जो मोटाई देख रहे हो ना, ये मोटाई, जो मोटाई आप देख रहे हो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये कोई वायर है, कोई चालक है जिसकी लंबाई मान लीजिए कुछ होगी, एल है, ऐसे क्षेत्रफल क्या मैंने माना, एल, ए माना, क्या माना, ए माना, ठीक है। इससे मैंने करंट दिया, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालने का 4 नियम बताया गया है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। पहला बात में क्या बोलेंगे, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना लंबा चालक रहेगा, जितना लंबा चालक रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना लंबा चालक रहेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर 2 मीटर तार है और कहीं पे 5 मीटर तार है, बोलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब सब कुछ सेम चीज से बना हुआ है, वो भी तांबा का है, ये भी तांबा का है, क्षेत्रफल भी सेम है, एगो है खाली 2 मीटर, एगो कितना है 10 मीटर, तो बोला किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपल बात है, रेजिस्टेंस जो 10 मीटर होगा, जितना ज्यादा लंबा तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, यानी कि 10 मीटर वाला जो तार रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, 2 मीटर वाला का प्रतिरोध कम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ पहला लॉ में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नियम में कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। पहला बात हो गया। दूसरा बात, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब इससे क्या क्लियर हुआ हम लोग का बात कि जितना देखो एरिया नीचे ना है, यानी जितना ज्यादा एरिया रहेगा, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा। कैसे, वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए किसी का एरिया A1 जो है वो है आपका 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, और किसी का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ से होगा 1/2, यहाँ से होगा R1, यहाँ पे R2 करेंगे 1/5, इसका वैल्यू होगा 0.5, इसका वैल्यू क्या होगा 0.2। देखिए रेजिस्टेंस कम किसका है, इसका 0.5 ओम, इसका कितना 0.2 ओम, 0.2 तो कम है वो, अरे तो 0.2 कम कब आया, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था। यानी कि जो तार, जो वायर, जो कंडक्टर जितना ज्यादा उसका थिकनेस होगा, जितना ज्यादा उसका मोटाई ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, उतना ही कम होता है।
यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब घर में वायर लगाते हैं ना, वायर जब लगाते हैं तो जो ज्यादा सप्लाई का होता है वो ज्यादा मोटा लेते हैं। क्यों लेते हैं? जैसे मान लो कि मेन सप्लाई देना है तो उसमें बोलता है कि 4 mm दीजिए। कितना mm दीजिए? 4 mm। 4 mm का मतलब क्या है? उसका थिकनेस जो है ना कम से कम 4 मिलीमीटर होनी चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, शॉर्ट लगने का चांस कम रहेगा, क्योंकि सारा लोड इसी पे रहेगा। 4 mm 6 mm आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आगे सुनिएगा, है ना, कि जब वायरिंग होता है घर में तो 4 mm 6 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 3.5 mm 1 mm 1.5 mm ये सब वायर यूज किया जाता है। तो वो क्या है, mm का मतलब क्या? थिकनेस बता रहा है कि तार का जो मोटाई है ना, मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो मोटाई जितना ज्यादा लोगे आप, उसका थिकनेस जितना ज्यादा लोगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन में जो होता है ना, जो कुछ हम लोग समझते हैं देखते हैं वही सब बात हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग अगर जब घर बना होगा तो ठीक है, नहीं तो बनेगा तो देखिएगा जब वायरिंग करवाइएगा ना, ये सब वर्ड यूज होगा वहां पे। आपको जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री होगा वो आपको बोलेंगे कि हाँ ये सब वायर आपको लाना पड़ेगा। और जब भी घर बनाइए तो 4 mm का वायर दीजिए। मेन सप्लाई में जो मेन वायर रहेगा ना, जिसमें सारा लोड रहेगा वो उसको 4 mm, उसका 3 mm दीजिए, 3.5 mm दीजिए, 2.5 दीजिए, 2 mm दीजिए, 1.5 दीजिए, 1 mm दीजिए, वो सब चलेगा। लेकिन मेन कितना? 4 mm। 4 mm से कम नहीं, कभी नहीं, तो शॉर्ट सर्किट खूब लगेगा, बार बार तार जो होगा ना वो जल जाएगा। तो चलिए, एरिया ऑफ क्रॉस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा नियम कहता है ना, कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के प्रकृति पर। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कि जो सब्सटेंस है ना, वह सब्सटेंस का नेचर कैसा है ना, पदार्थ का प्रकृति कैसा है, उस पर डिपेंड कौन करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बोला ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पदार्थ के प्रकृति पर। इसी का देखते हैं ना, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं, बताइए तो सबसे ज्यादा, सबसे कम पहले बात करते हैं, कौन ऐसा धातु है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? जल्दी से बोल दीजिए। जिसमें अच्छा से करंट फ्लो होता है, जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, सबसे अच्छा चालक है। दिमाग में कुछ आ रहा है तो बोलिए सर चांदी आ रहा है। क्या आ रहा है? चांदी, Ag का प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। धातु में सबसे कम किसका प्रतिरोध होता है? Ag का, है ना। इसलिए सर्वश्रेष्ठ चालक है। क्या है ये? सर्वश्रेष्ठ चालक। क्या है? सर्वश्रेष्ठ चालक, यानी सबसे अच्छा चालक। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सीसा का होता है। किसका होता है? सीसा का। चाहे आप मरकरी भी बोल सकते हो, सीसा यानी कि Pb, है ना, आप या मरकरी बोल सकते हो, है ना, मरकरी यानी कि Hg, है ना। इसका सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? ये सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ये बैड कंडक्टर है ना। ये क्या है? बहुत कम चालक होता है। क्या होता है? न के बराबर, यानी कि यह अचालक की तरह होता है। कैसा होता है? अचालक की तरह, अचालक के तरह होता है। इसका व्यवहार कैसा होता है? अचालक की तरह ही व्यवहार करता है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट जो है वो है ताप। क्या है? ताप। इस सब पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? ताप। देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, वो उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। याद रखेंगे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सब लिख लीजिएगा। जितना लैंग्वेज मैंने बताया उसको भी लिखिएगा और इक्वेशन जो मैंने बताया उसको भी लिखिएगा। चलिए थोड़ा ताप पे डिस्कस करते हैं। ताप भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए ताप, मैंने क्या बोला कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा ना वो ताप पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? ताप यानी कि टेम्परेचर। किस पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर करेगा। अब ताप पर अगर निर्भर करता है तो क्या क्या निर्भर करता है? तो पहले चालक के लिए बात करते हैं।
किसके लिए? चालक। जो चालक है ना, चालक में क्या होता है, तापक्रम बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? तापक्रम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ेगा, सॉरी एक मिनट गलती बोल दिया था मैंने, ताप बढ़ेगा है ना, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। ताप बढ़ेगा, चालक के लिए बात कर रहा हूं, और ताप घटेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। इस बात को ध्यान रखना है। किसके लिए? चालक के लिए, ठीक है। किसके लिए? चालक के। चालक का तापक्रम बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक का तापक्रम घटाएंगे प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यानी जितना ताप कम रखो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। किसके लिए? चालक के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, चालक के लिए। अब एक होता है अर्धचालक, क्या होता है? अर्धचालक। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वेश्चन अक्सर पूछा है कि चालक का प्रतिरोध, सॉरी चालक का ताप बढ़ाने का प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन आएगा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखना क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चालक का तापक्रम बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अर्धचालक के केस में, किसे बात करें? अर्धचालक के केस में, तो अर्धचालक का ताप बढ़ाइएगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अर्धचालक के केस में क्या होगा? ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। और अगर ताप घटाइएगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा होता है दोनों में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्वेश्चन अक्सर 12th में पूछता है, 10th में चालक वाला पूछता है और 12th में अर्धचालक चालक दोनों पूछता है, क्योंकि 12th में लोग अर्धचालक ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, चालक में क्या होगा? ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। चालक के लिए अर्धचालक में उल्टा होता है, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, है ना। ताप घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि चालक का तापक्रम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, है ना। इसी कारण गर्मी में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगता है। देखिएगा अक्सर जो केस देखा गया है तो शॉर्ट सर्किट कभी भी लग सकता है ना। लेकिन गर्मी में देखा गया, गर्मी में खास करके स्पेशली शॉर्ट सर्किट लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? ताप बढ़ जाता है गर्मी में, जिसके कारण जो वायर होता है, तार होता है, उस तार का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तार गर्म हो जाता है, गर्म होकर पिघलने लगता है, चिपक जाता है, चिपका बस शॉर्ट सर्किट लगा, है ना। तो इसी कारण गर्मी में तापक्रम बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसी कारण शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगता है। ठंडा में शॉर्ट सर्किट बहुत कम रहता है, जो टेम्परेचर कम रहता है प्रतिरोध भी कम रहता है। चालक की मैं बात करता हूँ, चालक की, है ना। और चालक में कुछ और केस होता है, ठीक कुछ उल्टा केस होता है। तो प्रतिरोध का नियम आसानी से समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत हुआ? 4 नियम प्रतिरोध का मैंने बताया। पहले चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चालक का जो रेजिस्टेंस होता है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर मैंने बताया टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने 2 केस बताया, डिपेंड तो करेगा लेकिन 2 तरह से डिपेंड करेगा। अगर चालक होगा ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। और चालक होगा ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आप लोगों ने सॉरी लॉज ऑफ रेजिस्टेंस सीख लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक और छोटा सा, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन 12th में 2-3 बार पूछ चुका है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। 10th में भी पूछ सकता है, 12th में भी पूछ, 12th में तो पूछ भी चुका है। रेसिस्टिविटी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, काफी महत्वपूर्ण। चलिए अभी आप लोगों ने पढ़ा जस्ट प्रतिरोध का नियम। क्या पढ़ा हुआ? प्रतिरोध का नियम। मैं यहां लिखता हूं प्रतिरोध के नियम से। प्रतिरोध के नियम से मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? R समानुपाती होता है L, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये 2 बात अभी मैंने जस्ट बताया आप लोग कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से आए, समीकरण 1 तथा
2 से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, R समानुपाती L इंटू 1/A। कोई दिक्कत? अब समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटेगा, चिन्ह जब हटेगा, तो यहाँ पे आएगा बराबर, और जैसे ही बराबर आएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो। क्या आएगा? रो। क्या आएगा? रो। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? रो। इस रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। जहां मैं लिखता हूं, जहां रो यानी इसको पढ़ते क्या है, रो, कोई नियतांक यानी कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, जिसे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो R इक्वल टू हम देख रहे हैं बउआ, R इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल बाय ए, क्रॉस करेंगे तो R इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल। रो का मान यहां से निकालिएगा आप, एल बट्टा में आएगा तो R इंटू ए बट्टे में क्या हो जाएगा, एल। बोले कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां से रो का फॉर्मूला क्या हो गया, R इंटू ए बट्टे में एल। यहाँ पे छोटा सा फिगर भी हम लोग बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। वही फिगर जो मैंने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस से बताया था, एक चालक आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, एल है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, ए है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको डिफाइंड कैसे किया जाए, है ना, इसका डेफिनेशन कैसे निकाला जाए। तो हम डेफिनेशन निकालेंगे, यदि इसका L का मान 1 मीटर हो, ये जो चालक है ना, जो कंडक्टर मैंने लिया है, उसकी लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। SI मात्रक मैंने लिया है, SI मात्रक में, ठीक है ना। SI में दोनों को लेके चला, तो रो इक्वल टू क्या होगा, R इंटू 1 बट्टे में 1, यानी R, रो इक्वल टू क्या होगा, R, रो इक्वल टू R। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उस चालक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो बोलिएगा सर इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जो कुल प्रतिरोध होता है, उस चालक का जो कुल प्रतिरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। यानी उसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हो, एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, यहाँ मीटर नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो, यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो उस चालक की कुल प्रतिरोध को, उस चालक के कुल प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, यहां से लिखने के बाद यहां तक, उसके बाद नीचे डेफिनेशन लिखिएगा। ऐसा ना कि पहले डेफिनेशन है, पहले पूरा यहां से लिखते हुए जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है तो आप लोग यहीं से शुरू कीजिएगा। प्रतिरोध के लिए हमसे R इतना कंबाइन करके यहां तक लिखने के बाद फिर नीचे डेफिनेशन लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक के कुल प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट नहीं है, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं कि उसका मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाए। और ये मैंने बताया रो इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ए बट्टे में क्या होता है, L होता है ना। तो R का मात्रक होता है ओम, ऐसा क्या होता है मीटर स्क्वायर, ऐसा क्या होता है मीटर। तो ए को मीटर से किलोमीटर कर जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। यानी कि रो का प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर। फिर देखिए इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो सिंस रो इक्वल टू क्या है, R इंटू ए बट्टे में L। तो R का डायमेंशन मैंने पहले ही आपको निकाल के बताया था, ml2 t-3 -2 और एरिया ना है, एरिया का डायमेंशन L2, ठीक है। और ये लंबाई है, लंबाई का L,
फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, m L2 कितना हो जाएगा L4 t माइनस 3, i पर क्या है -2, ठीक है, बटे में क्या है आपका L ऊपर जाएगा, वो घट जाएगा ना, तो mL3 t माइनस 3, i पर क्या होगा -2। ये निकल गया आपका डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकला, रो का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी आप लोगों ने सीख लिया है ना। अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन क्या होता है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, पहले थोड़ा ध्यान समझिए, बच्चा अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बच्चा कंफ्यूज क्या करते हैं कि रो बराबर मैंने पढ़ा r इंटू ए बटे में l, r इंटू ए बटे में l, यही ना पढ़ा। तो अब ये जो रो है, रो किस पर डिपेंड करेगा, निर्भर जो करेगा वह किस पर करेगा, r पे करेगा, a पे करेगा कि l पे करेगा, किस पर डिपेंड करेगा। तो एकदम किसी पर नहीं करेगा, बात तो ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला में r है, a है, l है, लेकिन न तो विशिष्ट प्रतिरोध r पे डिपेंड करता है, न तो a पे, न तो l पे। अब डिपेंड करता है किस पे है, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। किस पे करता है, पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन रहेगा आपका प्रतिरोध पर, ऑप्शन क्या आएगा, प्रतिरोध पर, है ना, लंबाई पर, L मान लीजिए तो मैं यहाँ पे, एरिया पर, और D में रहेगा मान लीजिए प्रकृति पर। क्या रहेगा, प्रकृति पर। इस पे रहेगा प्रकृति पर। तो न प्रतिरोध होगा, न लंबाई होगा, न एरिया होगा, डिपेंड किस पे करेगा, प्रकृति पर। यानी पदार्थ के प्रकृति पर कौन डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है। फॉर्मूला में r है, a है, l है, किसी पे निर्भर नहीं करेगा। कोई दिक्कत, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, पदार्थों की प्रकृति पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला निकालता हूँ जिसकी हम लोग की आवश्यकता भी अभी है। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको क्या बोला कि विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करेगा, वह डिपेंड किस पे करेगा, पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दो फॉर्मूला सिखाया, एक प्रतिरोध निकालने का और एक विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का। दोनों पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे कैसे क्या है। अभी मैंने आपको बताया रो इक्वल टू, पहले तो बताया r इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, यही ना बताया, r इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, यानी रो क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है लंबाई, A क्या है एरिया। अब ये जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो न तो लंबाई पे डिपेंड करता है, न तो एरिया पे डिपेंड करता है, न तो लंबाई पे, न तो एरिया पे, डिपेंड किस पे करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। अब आप लोग बताइए कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है, पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह किससे पता चलता है, किसी पदार्थ की प्रकृति किससे पता चलता है, तो किसी भी पदार्थ की प्रकृति उसकी आयतन जो होती है, आयतन, वो आयतन से पता चलता है। किससे पता चलता है, आयतन से पता चलता है। तो यहाँ पे अगर रो इक्वल टू r इक्वल टू है रो इंटू एल बाय ए, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। l से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लंबाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरिया है, एरिया को हम लोग कन्वर्ट किस में करना है, बदलना है आयतन में। तो क्षेत्रफल गुने में लंबाई क्या होता है, आयतन होता है। क्षेत्रफल गुने में लंबाई क्या होता है, आयतन होता है। जहां से हम लिख सकते हैं रो इंटू एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो रो इंटू एल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए इसको हटाइए, ये तो कांस्टेंट मैंने लिया था, अब प्रकृति में मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, तो r डिपेंड किस पे करेगा, एल स्क्वायर पे। किस पे करेगा, एल स्क्वायर पे। यहाँ से r1 समानुपाती l1 स्क्वायर, r2 समानुपाती l2 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से आएंगे हम लोग, तो r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा, l1 बटे l2 का होल स्क्वायर। r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा, l1 बटे l2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला भी, एक फार्मूला है, अभी सब पे क्वेश्चन में बताऊंगा। एक फार्मूला मैंने बताया रो, अगर रो अगर निकालना है तो r इंटू ए बटे में क्या होगा, l होगा। ये भी एक फार्मूला है ना। ये 3-4 फार्मूला यहाँ से निकल चुका है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन इधर आपका, एक क्वेश्चन आपका इधर है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो तथा लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 0.01 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका आपसे पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आपको निकालना है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना है कि सबका मात्रक हमेशा SI में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मतलब मीटर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ओम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब SI में है, तो कोई दिक्कत नहीं। रो इक्वल टू क्या होता है R इंटू ए बट्टे में क्या होता है L। R का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 0.01, लंबाई कितना है 1, गुना भाग कीजिएगा तो कितना है 0.01 ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी चालक तार का व्यास 1 mm हो, कितना mm हो 1 mm हो, है ना, तो उसकी लंबाई 50 मीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, जबकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर है। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो चलिए ये व्यास दे रहा है ना, तो व्यास तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा 1/2 mm, है ना। mm को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर माइनस 3 मीटर में आ गया। तो हमको तो चाहिए एरिया ना, क्या चाहिए एरिया। तो क्षेत्रफल आप देखिए तार जो होता है तार इस तरह से होता है, कैसा होता है तार आपका कुछ इस तरह से होता है। तो तार इस तरह से होता है, तो यहाँ पे क्या होता है सर्किल होता है, क्या होता है सर्किल यानी वृत्त होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14 और आर का वैल्यू मैंने पहले निकाला 1/2 10 के पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर 3.14 1/4 10 के पावर माइनस 6, यही ना होगा। थोड़ा सा काट कूट कर लीजिए, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कटेगा 1.57, तो 1.57 बट्टे में होगा 2 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है, तो बचेगा 1 8 दूना 16, फिर बचेगा 5 दूना 10 यानी 0.785 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब क्या पूछा आर पूछा ना, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है रो इंटू एल बाय ए, ये ना होता है। रो का वैल्यू कितना है आपका 1.7 10 के पावर माइनस 8, लंबाई कितना दे रहा है 50 और एरिया मैंने जो निकाला वो कितना है 0.785 10 के पावर माइनस 6, जो आएगा वो किस में आएगा ओम मीटर में आंसर आएगा। गुना भाग करना आपका काम है, गुना भाग करके आंसर आसानी से ले आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है यदि किसी चालक की लंबाई, क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से, यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, कितनी गुनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिए होंगे, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है प्रतिरोध कितना करना है 2 गुना करना है। तो शुरू का प्रतिरोध पहले माना लेट R1 बराबर R मान लेंगे, तो L1 बराबर क्या होगा L होगा। मतलब कोई चालक है जिसका शुरू मतलब स्टार्टिंग में कितना है प्रतिरोध है R, तो लंबाई कितनी है L है। अब क्या बोला क्वेश्चन आपसे कि यदि लंबाई 2 गुनी कर दी जाए यानी कि L2 क्या कर दिया जाए 2L कर दिया जाए, तब तो बोला है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये ना बोला है यदि लंबाई कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट R1 बट्टे में R2 इक्वल टू क्या होता है L1 बट्टे में L2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए R1 का वैल्यू कितना था शुरू में R था बट्टे में R2, L1 कितना है L है, L2 कितना है 2L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R बट्टे में R2 इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 का क्या जाएगा 1/4, क्रॉस गुणा करेंगे तो R2 इक्वल टू कितना होगा 4 into R, कितना आएगा 4 into R यानी कितना गुना हो गया 4, शुरू में R था ना, आप 4 से गुना कर रहे हैं तो कितना गुना बढ़ गया 4 गुना, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना। यानी यदि किसी लंबाई को हम डबल करेंगे, लंबाई क्या करेंगे डबल करेंगे, तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूं, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लंबाई को आधा कर दिया जाए, शुरू में L1 L रहेगा है ना, और लंबाई को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए,
लंबाई जिससे आधा बोल देगा, हाफ कर दिया जाए। कभी कभी एक तिहाई बोलता है, कभी कभी 3 गुना ही बोलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 गुना बोलता है तो यहाँ पे कितना गुना आता? तो बोले सर 3 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर होता 9, तो यहाँ पे आता 9 गुना। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोलता 3, तो 3 यहाँ रहता है ना जी, 3 का स्क्वायर 9 होता, क्रॉस गुना कर देते कितना आता है? 9 गुना, ये ना आता। इधर में जी तो 3 गुना 5 गुना 6 गुना जितना गुना बोले ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर ट्रिक से समझना है तो उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, उतना गुना हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, आधा बोले, एक तिहाई बोले, 3/4 बोले, तब क्या होगा? ऐसे कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, R2 का मान क्या होगा। तो फिर वही बात, वी नो दैट R1 बटे R2 बराबर क्या होता है? L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू पता नहीं, L1 का वैल्यू L है, L2 का वैल्यू क्या L/2 है, पूरा का क्या होगा? होल स्क्वायर। क्रॉस फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, बट्टे में क्या होगा? L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, R1 बटे सॉरी R बटे R2, तो R बटे R2 बराबर निकालेंगे अगर यहाँ से, तो 2 का सॉल्व कितना होगा? 4। फिर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 4 × R2 बराबर कितना होगा? R होगा, ठीक है। तो R2 का जब मान निकालेंगे इसका होगा R/4, कितना हो जाएगा? R/4। तो R/4 का मतलब क्या? 1/4 × R, ये ना मतलब हुआ 1/4 × R, यानी कितना होगा? 1/4 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना। यानी कहने का सिंपल मतलब यह है मेरा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, लंबाई क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? कम। कितना कम होगा? 1/4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 उसका प्रतिरोध रह जाएगा। तो 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। अब आपका जो अंतिम टॉपिक बच रहा है वह बच रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बच रहा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको भी थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर ले कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। सारा मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन जो जितना भी टाइप का होता है ना, जो इससे रिलेटेड है, मतलब रेजिस्टेंस से हो गया, कंडक्टेंस से हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से हो गया, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, वो सारा मैंने आप लोग को एक एक तरह का बता दिया है। अगर आपके पास बुक्स होंगे घर पे, है ना, जो भी बुक्स आपके पास है फिजिक्स का, जिस भी राइटर का, उससे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड लेवल का है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग नीट लेवल का, IIT लेवल का बनाना शुरू कर दीजिए, तो हो सकता है दिक्कत हो। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो देख लिया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हम पढ़ेंगे अब? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, और सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ। क्या होता है? 1/ρ। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट चालकता बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल क्या होता है? 1/ρ। अब देखिए सिग्मा इक्वल क्या, सिग्मा इक्वल क्या? 1/ρ। तो 1/ρ, रो का यूनिट होता है ओम मीटर, तो पर ओम पर मीटर। इसी को हम सीमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तो गया। अब इधर डायमेंशन में वो निकालते हैं। तो रो का डायमेंशन बताया था मैंने, ml3 t-3 और a-2, ये होता है ml3 t-3 a-2। ऊपर जाएगा तो m पर -1, l पर -3, t पर 3 प्लस हो जाएगा, और a पर क्या आएगा? +2। ये क्या निकल गया? डायमेंशन किसका? रो सिग्मा का, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। अब बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाए, किसे बोलेंगे हम लोग? विशिष्ट चालकता। तो बोलेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी कि इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने यूनिट भी निकाल दिया, इधर मैंने डायमेंशन भी उसका निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा जितना कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पे एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। 4-5 टॉपिक को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से थोड़ा पे डिस्कस कर ले
कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, है ना। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पांचों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसी का मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक को एक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने बोला कि V इक्वल टू होता है आई आर, है ना। यहाँ से R का मान निकलेगा V बटे I। ये क्या करता है, किसी कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को प्रतिरोध का नियम, क्या बताया, प्रतिरोध का नियम, R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/a, R डिपेंड करेगा प्रकृति पर, है ना, और R डिपेंड करेगा ताप पर। ये चार टॉपिक मैंने यहाँ बताया प्रतिरोध के नियम। फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। वहां से मैंने बताया कि R इक्वल टू होता है आपका, है ना, रो इंटू एल बाय ए। यहाँ से अगर रो का वैल्यू निकालेंगे तो R इंटू ए बटे में क्या होगा, एल होगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का अगर मान निकालेंगे तो R इंटू ए बटे में क्या होगा, एल होगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को चौथा ये बताया, ये G इक्वल टू होता है 1/r, क्या होता है, G इक्वल टू 1/r, यानी कि चालकता जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पांचवा मैंने बताया सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ, क्या होता है, 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इस तरह से मैंने 5 टॉपिक को इस वीडियो आप लोगों को बताया। आशा करता हूँ सारा टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगला वीडियो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ हो चाहे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो, उस पर बनेगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।